Yes, our next heading is bronchiectasis, right? Bronchiectasis एक तरह से यह सीओपीडी का ही टाइप है, लेकिन ब्रोंकिएक्टेक्सिस के अंदर क्या होते हैं, जो ब्रोंकियल्स होते हैं वो डायलेटेड हो जाते हैं, वो फूल जाते हैं, एनलार्ज्ड हो जाते हैं। जैसे नॉर्मली यदि मैं ब्रोंकियाई ये बनाऊं, राइट, और यदि इसमें कोई इन्फेक्शन आ जाए या इन्फ्लामेशन आ जाए, राइट, और इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन आने से ये ब्रोंकियाई इस तरह से क्या हो जाएंगे, डायलेटेड हो जाएंगे, राइट। और यही कंडीशन क्या कहलाती है, ब्रोंकिएक्टेक्सिस। ओके, अब इसके अंदर ये जैसे कि एम्फाइसीमा, एक्यूट ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकिएक्टेक्सिस, ये आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज बनाते हैं। इनके कंबाइंड ग्रुप को हम क्या कहते हैं, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। इसीलिए हम इंट्रोडक्शन के अंदर सबसे पहले यही पॉइंट लिखते हैं कि इट इज़ द टाइप ऑफ द क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। एक तरह से ब्रोंकिएक्टेक्सिस क्या है, टाइप ऑफ द सीओपीडी। और दूसरा इसके अंदर जो है कुछ सिक्रीशंस, कुछ म्यूकस, क्योंकि यहाँ पे इन्फ्लामेशन है तो कुछ सिक्रीशन, म्यूकस वगैरह का स्टिकनेस यहाँ पे बढ़ जाएगी, चिपचिपा ये ज़्यादा हो जाएगा और एनलार्ज भी हो जाएगा। और इसके अंदर एयरवे जो है वो प्रॉपर फंक्शन नहीं करेगा और उस कारण से एयरवे इन्फेक्टेड हो जाता है, इन्फ्लेम्ड हो जाता है, एनलार्ज्ड हो जाता है और वीक हो जाएगा। यहाँ की जो लाइनिंग है वो क्या हो जाएगी, वीक हो जाएगी। तो यहाँ पे एयरवे जो है, एयरवे के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम आती है, एयरवे एक तो एनलार्ज हो जाएगा, एनलार्जमेंट, और दूसरा एयरवे जो है वो वीक हो जाएगा, राइट। क्यों हो रहा है, इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन की वजह से। तो यही ब्रोंकिएक्टेक्सिस की कंडीशन है। आपको सीधा सा यही बताना है कि ब्रोंकिएक्टेक्सिस इज द एनलार्जमेंट और वीक्ड एयरवे और ब्रोंकाई caused by the infection or inflammation and this condition is the type of the COPD। बस इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन के अंदर यही बताना है, राइट। तो ये नोट्स में आपको इंट्रोडक्शन के नोट्स पॉइंट्स के रूप में दे दूंगा, ठीक है। जितना मैंने बुक के अंदर, कॉपी के अंदर अंडरलाइन कर रखा है वही आपको समझना है और वही चीज़ें पॉइंट बना के लिखना है। ओके, आगे बढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस के टाइप्स क्या हैं, तो टाइप्स यहाँ पे 3 तरह के होते हैं। यदि ब्रोंकाइटिस इस तरह से हो जाए तो यहाँ पे आप देख रहे हो ब्रोंकाइटिस क्या है, सिलेंडर टाइप का हो गया है, सिलेंडर, राइट, सिलेंडर, सिलेंड्रिकल, सिलेंड्रिकल शेप के अकॉर्डिंग इनको टाइप का नाम दिया है। दूसरा रहता है ब्रोंकाइटिस यदि इस तरह से हो जाता है तो यहाँ पे ब्रोंकिएक्टेक्सिस क्या हुआ, सैक बन गया है, यहाँ पे क्या बन गया है, सैक बन गया है, तो इसको अपन कहेंगे सेक्युलर, सेक्युलर, राइट। और सिलेंड्रिकल ब्रोंकाइटिस, सेक्युलर ब्रोंकाइटिस। और यदि उसके अंदर क्या हो जाए कि सिस्टिक हो जाए, सिस्ट फॉर्मेशन मीन्स ये एक तरह से रिलेटेड, टाइटनेस से रिलेटेड है। इसका डायग्राम मैं आपको अवेलेबल करवा दूंगा, ठीक है, इमेज, कंप्यूटराइज्ड इमेज दे दूंगा तो आप तीनों के अंदर डिफरेंस समझ सकते हो। अब तीनों के अंदर थ्योरी हमको क्या लिखनी है कि जो सिलेंड्रिकल है, फर्स्ट टाइप जो सिलेंड्रिकल है, और सिलेंड्रिकल जो है उसमें आपको यह चीज़ ध्यान रखनी है कि सिलेंड्रिकल ब्रोंकिएक्टेक्सिस जो है, ठीक है, वो माइल्डेस्ट फॉर्म है। माइल्डेस्ट फॉर्म मतलब कि बहुत कम सीवियर रहता है, माइल्डेस्ट फॉर्म रहता है, ठीक है, बहुत कम सीवियर रहता है। और दूसरा ये जो है सीटी स्कैन के द्वारा आइडेंटिफाई किया जा सकता है, सीटी स्कैन के द्वारा आइडेंटिफाई किया जा सकता है। दूसरे टाइप का जो रहता है सेक्युलर, सेक्युलर ब्रोंकिएक्टेक्सिस में क्या होता है, एक तरह से ये मोर सीवियर होता है, ये उससे ज़्यादा सीवियर होता है, मोर सीवियर। ये फर्स्ट टाइप से क्या होता है, मोर सीवियर होता है। और दूसरी चीज़ इसके अंदर ध्यान रखनी है वो ये है कि इसके अंदर स्पुटम मोर होते हैं, मोर सीवियर और मोर स्पुटम, स्पुटम प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, इसी कारण से ये सीवियर ज़्यादा होता है। और तीसरा जो है, तीसरा थर्ड वन जो है वो सिस्टिक ब्रोंकिएक्टेक्सिस, सिस्टिक ब्रोंकिएक्टेक्सिस। ये क्या होता है, मोस्ट सीवियर होता है, सबसे ज़्यादा सीवियर होता है, मोस्ट सीवियर, राइट। ये इसका डिफरेंस है, मोस्ट सीवियर होता है। दूसरा इसमें ध्यान रखना है कि ये लिस्ट कॉमन होता है, मतलब बहुत
कम लोगों में ये पाया जाता है, कम कॉमन। ये दो चीज़ें कम सीवियर होती है लेकिन ज़्यादा लोगों में पाई जाती है। ये कुछ कम लोगों में ही पाया जाता है लेकिन जिनमें भी पाया जाता है उनमें ज़्यादा सीवियर होता है। तो लीस्ट कॉमन फॉर्म है ये। क्या है? लीस्ट कॉमन फॉर्म है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और दूसरा, इसके अंदर एंटीबायोटिक वगैरह दिए जाते हैं, ठीक है। और इसके अंदर भी कफ और स्पुटम वगैरह, म्यूकस वगैरह प्रोडक्शन इसके अंदर होता है। इनके अंदर माइल्ड रेंज में प्रोडक्शन होगा, इसके अंदर सीवियर रेंज में ज़्यादा प्रोडक्शन होगा। ये इतना टाइप्स के बारे में बस इतना ध्यान रखना है, इनफ है, राइट। आगे बढ़ेंगे। इटियोलॉजिकल फैक्टर्स। इटियोलॉजी, कॉजेज, क्यों होता है, कॉजेज। तो इटियोलॉजिकल फैक्टर्स के अंदर मैं आपको बता दूं, फर्स्ट सिस्टिक फाइब्रोसिस। सिस्टिक फाइब्रोसिस एक तरह से चाइल्डहुड में होने वाली डिजीज कंडीशन है, ठीक है। और उसके अंदर क्या होता है, ब्रोंकियल्स जो है वो इन्फ्लेम्ड हो जाएंगे और एनलार्ज हो जाएंगे। दूसरा है सीवियर न्यूमोनिया। यदि न्यूमोनिया को ट्रीट नहीं किया जाए और यदि वो सीवियर फॉर्म में हो जाए तो वो ब्रोंकिएक्टेक्सिस क्रिएट कर सकता है। तो सीवियर न्यूमोनिया से भी ब्रोंकिएक्टेक्सिस हो सकता है। इसके बाद वुफिंग कफ। वुफिंग कफ, पर्टोसिस जिसको अपन कहते हैं, ठीक है, पर्टोसिस। ये भी बच्चों के अंदर ज़्यादा होता है और ब्रोंकिएक्टेक्सिस कर सकता है प्रोग्रेस करके। इसके बाद है टीबी, ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस के होने से भी ब्रोंकिएक्टेक्सिस डेवलप हो सकता है। इसके बाद है इम्यूनोडेफिशिएंसी। इम्यूनोडेफिशिएंसी, इम्यूनोडेफिशिएंसी के द्वारा भी ये अपना, जैसे कि एग्जांपल HIV वगैरह हो गए हैं ना, HIV वगैरह डिसऑर्डर्स जो हैं, एड्स है ना, एड्स जो है वो इससे रिलेटेड है। इसके बाद है एलर्जिक ब्रोंकियो पल्मोनरी एस्परजिलोसिस। मतलब कि ब्रोंको पल्मोनरी एस्परजिलोसिस क्या है, एक एलर्जिक पैथोजन है, ठीक है। ये एलर्जी क्रिएट करेगा तो इन्फ्लामेशन होगा और इन्फ्लामेशन के अगेंस्ट में एनलार्जमेंट होगा, फिर ब्रोंकिएक्टेक्सिस हो जाएगा। और एक रहता है, वो सब सारी रेस्पिरेटरी डिजीज़ में आपको ध्यान रखना है, उसकी कमी से भी रेस्पिरेटरी डिजीज़ होती है और उसका नाम है अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी। अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन की क्या हो जाना, डेफिशिएंसी हो जाना। क्योंकि अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन क्या करता है, लंग्स के एल्वियोलाई सरफेस को मेंटेन करने के लिए और हेल्प करता है, जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है। लेकिन इसकी कमी होने के कारण से भी रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स आते हैं और उनमें से एक ये ब्रोंकिएक्टेक्सिस का भी कारण है। आगे बढ़ेंगे, पैथोफिजियोलॉजी। तो पैथोफिजियोलॉजी पूरा COPD के बराबर ही है, कोई भी चेंजेस नहीं है, बिल्कुल वैसा ही लिखना है क्योंकि ये COPD का ही पार्ट है एक तरह से, ठीक है। और नेक्स्ट लेंगे क्लिनिकल फीचर्स। तो क्लिनिकल फीचर्स के अंदर कफिंग अप लॉट्स ऑफ स्पुटम, ठीक है, कफिंग अप लॉट ऑफ स्पुटम, कफिंग के साथ बहुत सारे स्पुटम होना। दूसरा फाउल स्मेलिंग, फाउल स्मेलिंग क्योंकि बैक्टीरियल ग्रोथ होती है स्पुटम के अंदर तो फाउल स्मेलिंग आएगी। थर्ड, टायर्डनेस एंड पुअर कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, टायर्डनेस, पेशेंट को टायर्डनेस महसूस होगी, ठीक है। और पुअर कंसंट्रेशन क्योंकि ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं मिलेगी ब्रेन को तो कंसंट्रेशन उसका पुअर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद वीजिंग होगी, विस्लिंग साउंड आएगा, राइट। इसके बाद वीकनेस, वेट लॉस, फटीग, ये सिम्टम देखने को मिलेंगे रेस्पिरेटरी में। और क्लबिंग ऑफ द फिंगर, ये इंपॉर्टेंट फीचर है, क्लबिंग ऑफ फिंगर। क्लबिंग ऑफ फिंगर का मतलब ये है कि जो फिंगर नेल्स होते हैं, ठीक है, फिंगर नेल या टो नेल्स, वो क्या हो जाएंगे, थिक हो जाएंगे, मोटे हो जाएंगे और उसी को अपन क्या कहेंगे, क्लबिंग ऑफ फिंगर। और ये स्पेशल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स में होता है। और यदि ये ब्लू हो जाएंगे तो इसको हम कहेंगे साइनोसिस। तो ये फीचर्स किसके हैं, ब्रोंकिएक्टेक्सिस के। ऑलमोस्ट जो भी फीचर्स मैंने आपको बताए ये सारे रेस्पिरेटरी रिलेटेड डिसऑर्डर्स के जितने भी फीचर्स हैं सब कॉमन है,
ठीक है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग सभी के अंदर होगा, म्यूकस सिक्रेशन, इरिटेशन सभी के अंदर होगा, चेस्ट टाइटनेस सभी के अंदर होगा। यदि स्पुटम ऑक्यूमुलेट हो गए, बैक्टीरियल ग्रोथ अंदर हो रही है तो फाउल स्मेलिंग भी आ सकती है। और ऑक्सीजन की कमी से टायर्डनेस, वीकनेस, वेट लॉस और फटीग, ये सब कॉमन टायर्डनेस और O2 की कमी से हो रहा है। और पुअर कंसंट्रेशन भी O2 की कमी से ही हो रहा है। तो O2 की कमी से होने वाले सारे सिम्टम्स सारे रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स में मिलेंगे। तो इन फीचर्स को अच्छे से याद करना है, क्योंकि रेस्पिरेटरी रिलेटेड डिसऑर्डर्स कोई भी डिजीज कंडीशन पूछी उसके अंदर आप ये एक जैसा लिख सकते हो। ओके, आगे बढ़ेंगे। डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन। डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन क्या है? डायग्नोसिस। तो डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन भी बहुत कॉमन है, जो कि अपन बार बार करते रहते हैं। ठीक है, वही है लंग फंक्शन टेस्ट, जिसको अपन इंसेंटिव स्पायरोमेट्री कहते हैं। ठीक है, एक्सरे लेंगे, चेस्ट एक्सरे लेंगे, सीटी स्कैन लेंगे, पल्मोनरी लंग फंक्शन टेस्ट करते हैं। ठीक है, जो इंसेंटिव स्पायरोमेट्री से ही होता है। तो सीओपीडी की जो भी जांचें हैं वो इसमें भी की जाएंगी। राइट, आगे बढ़ेंगे। मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट भी सेम ही है, लेकिन फिर भी हम रिवाइज कर दे रहे हैं। ब्रोंकिएक्टेक्सिस का मैनेजमेंट क्या है? तो फर्स्ट पॉइंट रहेगा ब्रोंकियोडायलेटर्स। और ब्रोंकियोडायलेटर्स क्या है? मेडिसिन्स जो कि ब्रोंक्यूल्स को डायलेट करती है। वैसे तो ऑलरेडी एनलार्ज्ड हो गया है ब्रोंक्यूल, लेकिन एक्सेसिव फ्लूइड ऑक्यूमुलेशन और कफ के होने से उसके अंदर ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है, प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं हो रहा है एयर का। और इसीलिए उन वाइंड पाइप को डायलेट करने के लिए हम जो मेडिसिन यूज़ करते हैं, ये डिपेंड करता है कि पेशेंट को रिक्वायरमेंट है या नहीं। जब रिक्वायरमेंट है तो यहाँ पे दो तरह के ब्रोंकियोडायलेटर्स दिए जाते हैं, शॉर्ट एक्टिंग ब्रोंकियोडायलेटर्स एंड लॉन्ग एक्टिंग ब्रोंकियोडायलेटर्स, जो कि डिटेल मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताई थी। इसके बाद है स्टेरॉइड्स। स्टेरॉइड्स क्यों देंगे? क्योंकि स्टेरॉइड्स के कारण से ही इन्फ्लामेशन हो रहा है, और इन्फ्लामेशन के कारण से ही लंग्स के सिक्रीशन बढ़ रहे हैं। तो लंग्स के सिक्रीशन को कम करने के लिए इन्फ्लामेशन कम करना पड़ेगा, और इन्फ्लामेशन को कम करने के लिए स्टेरॉइड्स देने पड़ेंगे। तो मैं जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड की बात करता हूँ यहाँ पे, है ना, कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो ज़्यादा देने से कुशिंग सिंड्रोम हो जाता है, वो वाली चीज़ें यहाँ पे चलती है। क्योंकि रेस्पिरेटरी पेशेंट के अंदर मोस्ट ऑफ जो सिम्टम आते हैं वो इन्फ्लामेशन के कारण से ही आते हैं। देखो, एयरवे क्लियर रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब इन्फ्लामेशन होगा तो सिक्रीशन भी बढ़ेंगे, स्पुटम भी बढ़ेगा, एनलार्जमेंट बढ़ेगा, वाइंड पाइप जो है, एयरवे है, उसका इनर जो डायमीटर है वो कम हो जाएगा, क्योंकि लेयर मोटी हो जाएगी इसलिए, और इरिटेशन होगा। राइट, तो ये सब चीज़ें इन्फ्लामेशन के कारण से ही हो रहा है। चेस्ट टाइटनेस वगैरह सब उसी कारण से हो रहा है। तो इन्फ्लामेशन मतलब इम्यूनिटी को कंट्रोल किया जाता है स्टेरॉइड के द्वारा। इम्यूनिटी को टेम्पररी कंट्रोल किया जाता है ताकि उसको सांस लेने में प्रॉब्लम नहीं आए। बेसिक हमारा सबसे बड़ी प्रायोरिटी रहती है कि उसे सांस लेने में प्रॉब्लम नहीं आए। कुशिंग सिंड्रोम वाला प्रॉब्लम है, लेकिन वो बहुत टाइम बाद आएगा। ठीक है, तब तक तो इसकी जान बचाना ज़्यादा ज़रूरी है, इसीलिए स्टेरॉइड दिए जाते हैं, ना कहते हुए भी दिए जाते हैं। इसके बाद है एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स, ठीक है, इन्फेक्शन एंटीबायोटिक ओफ्लॉक्सिसिन, सिप्रोफ्लॉक्सिसिन, सेफ्ट्रिएक्सोन, एमोक्सिसिलिन, पेनिसिलिन, डिपेंड करता है किस तरह का इन्फेक्शन प्रेजेंट है, उसके अकॉर्डिंग एंटीबायोटिक्स। और पेशेंट के रिस्पॉन्स पे डिपेंड करता है, पेशेंट की एज पे डिपेंड करता है कि क्या डोज दिए जाएंगे, क्या रूट से दिए जाएंगे। राइट, आगे बढ़ते हैं। ये तीन मैंने बताया, ब्रोंकियोडायलेटर्स बताया, और स्टेरॉइड्स बताए, और एंटीबायोटिक बताए। इसके बाद हम फोर्थ नंबर पे देते हैं म्यूकस थिनिंग एजेंट। म्यूकस को पतला करने वाले एजेंट, या म्यूकोलाइटिक एजेंट भी इनको हम कहते हैं, या एक्सपेक्टोरेंट भी हम इनको कहते हैं। एक्सपेक्टोरेंट, एक्सपेक्टोरेंट। तो मार्केट के अंदर जो मेडिसिन आती हैं, जैसे कि कफ सिरप वगैरह आती है, तो उन कफ सिरप में अलग अलग वैरायटी रहती है, जैसे कि एंटीटूसिव हो गया, एक्सपेक्टोरेंट हो गया। तो पर्टिकुलर कफ सिरप जो है वो पर्टिकुलर फंक्शन करेगी, या तो म्यूकस को लाइसिस करेगी, उसको पतला करेगी, ठीक है, या ऑब्स्ट्रक्शन क्लियर करेगी, या उसके प्रोडक्शन को कम करेगी। तो ये सब वेराइटी रहती है, जो कि आप फार्मेकोलॉजी के अंदर इन सारी कैटेगरीज को डिटेल में देख सकते हो। इसके बाद हम आगे लेंगे रेस्पिरेटरी थेरेपी। रेस्पिरेटरी थेरेपी का मतलब यही है कि डीप रेस्पिरेशन, ठीक है, या डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना है। क्या करना है? डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज, जिसको अपन प्राणायाम कहते हैं। ठीक है, लंबे समय तक सांस लो, कुछ मिनट तक, 5 सेकंड तक उसको होल्ड करो, और फिर उसको धीरे धीरे रिलीज करो। इससे क्या होगा कि 5 सेकंड तक जो एयर आपके लंग्स के अंदर होल्ड में है, तो एल्वियोलाई क्या करेंगे, उसको अच्छे से गैस एक्सचेंज उसमें क्वालिटी से कर सकते हैं।
और यही चीज़ें क्या कहलाएंगी, रेस्पिरेटरी थेरेपी। ठीक है, इसके बाद बढ़ेंगे डेली एक्सरसाइज, वही है, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है एक्सरसाइज के अंदर। इसके अंदर जैसे कि स्विमिंग, वॉकिंग, इस तरह की जो एक्सरसाइज रहती है ये आपके चेस्ट के स्पुटम को पतला करने में हेल्प करती है, क्योंकि इसमें भारी एक्सरसाइज करनी पड़ती है और एक्सरसाइज करने से चेस्ट मूवमेंट बढ़ते हैं और चेस्ट मूवमेंट के बढ़ने से म्यूकस जो है वो थीन हो जाता है। तो म्यूकस को थीन करने के लिए जो एक्सरसाइज की जाती है वो है स्विमिंग। ठीक है, स्विमिंग वगैरह की जाती है, स्विमिंग की जाती है या रनिंग की जाती है या वॉकिंग की जाती है। ठीक है, तो ये पेशेंट की टॉलरेट, क्या चीज़ वो टॉलरेट कर पा रहा है उसके अकॉर्डिंग उससे एक्सरसाइज एडवाइस की जाती है। इसके बाद हम लेंगे डेली एक्सरसाइज हो गया, और फिर हम नेक्स्ट लेते हैं हाइड्रेशन या पोस्चुरल ड्रेनेज। तो पोस्चुरल ड्रेनेज का मैंने नोट्स, इसके पहले जो कंडीशन थी एटेलेक्टेसिस, उसके नोट्स में पोस्चुरल ड्रेनेज के विथ डायग्राम दिया है और उसके बारे में मैंने समझाया भी था कि अलग अलग पोजीशन देके लंग्स के अंदर से फ्लूइड को ड्रेन किया जाता है। एक्सेसिव जो ऑक्यूमुलेटेड एबनॉर्मल फ्लूइड है उसे ड्रेन किया जाता है, उसी को हम पोस्चुरल ड्रेनेज कहते हैं। राइट, आगे बढ़ेंगे। हाइड्रेशन, हाइड्रेशन क्यों देना है, क्योंकि यहाँ पे पेशेंट के जो म्यूकस सिक्रेशन वगैरह हो रहे हैं वो बहुत टाइट हो रहे हैं और उसको कम करने के लिए, हम उसको पतला करने के लिए पानी ज़्यादा लेने के लिए एडवाइस करते हैं। पेशेंट यदि हाइड्रेटेड रहेगा, ठीक है, तो उसके म्यूकस जो है वो पतले बनेंगे, प्रोडक्शन पतला होगा। और यदि पेशेंट डिहाइड्रेटेड है तो म्यूकस प्रोडक्शन थिक बनेंगे, टाइट बनेंगे, चिपचिपे बनेंगे और वो रेस्पिरेटरी ट्रैक को ऑब्स्ट्रक्ट करेंगे। इसके बाद हम ऑक्सीजन थेरेपी, ठीक है, 9th नंबर पे O2 थेरेपी, ये सारे रेस्पिरेटरी पेशेंट्स में चलता है, अलग अलग लेवल पे चलता है, 2 लीटर पर मिनट, 4 लीटर पर मिनट अकॉर्डिंग टू डॉक्टर्स ऑर्डर। और ऑक्सीजन थेरेपी देने के लिए भी, तो ऑक्सीजन के क्या क्या तरीके हैं ये हम सब देख सकते हैं। जैसे कि ये ऑक्सीजन सिलेंडर कैन्यूला के द्वारा भी दिया जाता है, नेजल कैथेटर के द्वारा दिया जाता है, ये अपना मास्क के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, मास्क के भी अलग अलग टाइप्स रहते हैं। वो सारी चीज़ें हम ऑक्सीजन थेरेपी की स्पेशल जो कम्पिटिटिव क्लास रहती है उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे। तो ये सारी चीज़ें क्या होगी, मैनेजमेंट ऑफ द ब्रोंकिएक्टेक्सिस। राइट, और सर्जरी की बात करें तो यहाँ पे लंग वॉल्यूम रिडक्शन सर्जरी होती है। सर्जरी कौन सी होती है, लंग वॉल्यूम रिडक्शन सर्जरी। लंग वॉल्यूम रिडक्शन सर्जरी ये सर्जिकल मैनेजमेंट है। लंग वॉल्यूम रिडक्शन सर्जरी मतलब कि लंग के उस पार्ट को रिडक्ट किया जाता है, रिमूव किया जाता है जो कि एबनॉर्मल है या एनलार्ज्ड है या इन्फ्लेम्ड है या सही होने का नाम नहीं ले रहा है। ठीक है, उसको हम रिमूव करते हैं। और पर्टिकुलर यदि लंग के किसी लोब को रिमूव किया जाए तो वो कहलाता है लोबेक्टोमी। ठीक है, वो क्या कहलाएगा, लोबेक्टोमी, रिमूवल ऑफ द लंग्स लोब, लोबेक्टोमी। राइट, और लंग्स ट्रांसप्लांटेशन वगैरह जो कि अपन ने लंग्स ट्रांसप्लांटेशन किया जाता है, मीन्स लास्ट ये जो हेल्दी लंग्स रहते हैं, ठीक है, पूरा डोनर, उसके अंदर ब्लड और टिश्यू और ऑर्गेनिज्म, ये अपना ब्लड और ये सारी चीज़ें मैच होनी चाहिए, टिश्यू मैच होना चाहिए, ऑर्गन मैच होना चाहिए, और फिर ये लंग ट्रांसप्लांट किया जाता है। तो इस तरह से ये 2-3 सर्जरीज हैं जो कि लास्ट स्टेज पर की जाती हैं। जब मेडिसिन के द्वारा ट्रीट ना हो तो ये लास्ट स्टेज पर की जाती है। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो डायरेक्ट इस नंबर पे फ़ोन करें, और आप नोट्स को समझने के लिए नोट्स को वीडियो के अंदर साथ में लेके बैठें, और वीडियो जब आप देखें, क्लास अटेंड करें तो साथ में नोट्स को लेके बैठें, ताकि मैं आपको जो चीज़ें बता रहा हूँ वो आप नोट्स के अंदर मैच कर सकते हो। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।